Dear student, today I discuss a very important chapter फ्रिक्शन क्लास 8 साइंस। ओके, तो इस चैप्टर में जो बेसिकली हम लोग जो स्टडी करेंगे वो है आपका, सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्रिक्शन क्या होता है। ओके, फ्रिक्शन किस टाइप का फोर्स है, फ्रिक्शन बेसिकली कितने टाइप का होता है, ये पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। और हम लोग बेसिकली ये देखेंगे कि फ्रिक्शन को हम लोग दो सरफेस के बीच में अगर मान लीजिए फ्रिक्शन लग रहा है तो उसको हम लोग कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। और एक टॉपिक इसमें हम लोग को ये भी स्टडी करना है बेसिकली कि फ्रिक्शन हमारे लिए किस तरीके से एडवांटेजियस है और डिसएडवांटेजियस भी है। ओके, तो इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। और फ्रिक्शन मैंने बता दिया कितने टाइप का होता है, तो ये सारे टॉपिक आज हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। आप लोग एनसीईआरटी बुक ओपन कर लीजिए और कॉपी पेन रख लीजिए और इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आप लोग रेडी हो जाइए। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है। बेसिकली जो फ्रिक्शन फोर्स आपका होता है वो किसी ऑब्जेक्ट के मोशन का अपोज करता है। जैसे कोई अगर ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में बैकवर्ड डायरेक्शन में काम करता है। क्लियर? जैसा कि इस पर्टिकुलर डायग्राम में दिखाया गया है कि कोई पर्सन है जो एक ब्लॉक को जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश कर रहा है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ओके, तो इसमें जो बेसिकली फ्रिक्शन फोर्स आएगा वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स आएगा। ओके, तो सिंपली हम लोग ये कह सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स एक ऐसा फोर्स है बेसिकली जो दो सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। इसको एक डायग्राम से और हम समझते हैं। जैसे सिंपली यहाँ पर एक डायग्राम में ले रहा हूँ, ये कोई एक आपका सरफेस है और इसके ऊपर कोई एक ऑब्जेक्ट हमने पुट कर दिया। ओके, तो सिंपली अगर इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर फोर्स मैं इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा हूं तो फ्रिक्शन फोर्स इसके बैकवर्ड डायरेक्शन में यहां पर लगेगा। इसको आप लोग FR एज्यूम करिए। क्लियर? तो यहां से भी ये क्लियर हो रहा है कि ब्लॉक हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रहा है और फ्रिक्शन फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहा है, काम कर रहा है। फ्रिक्शन फोर्स क्यों आता है? सरफेस की इर्रेगुलरिटीज की वजह से। मतलब कोई भी सरफेस जो भी हमारे नेचर में है, हमको लगता है वो प्लेन है या जो भी है, हर सरफेस में कुछ ना कुछ इर्रेगुलरिटी होती है। इसी इर्रेगुलरिटी की वजह से हमारा फ्रिक्शन फोर्स आता है बेसिकली। ओके, कोई भी सरफेस जो है 100% प्लेन हो ही नहीं सकता। केवल आइडियल सरफेस 100% प्लेन हो सकता है और आइडियल कोई सरफेस होता नहीं है। ओके, तो सिंपली इस चीज को हम समझ लिए कि फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज मोशन का क्या करता है, अपोज करता है। अब एक पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि फ्रिक्शन फोर्स हमारा बेसिकली किस टाइप का फोर्स है। तो फ्रिक्शन फोर्स हमारा कांटेक्ट फोर्स होता है। कैसा फोर्स होता है? कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स का मतलब जब दो ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट होने की वजह से कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करता है तो बेसिकली उसको हम लोग कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। जैसे कि अभी हमने डायग्राम से ही समझ लिया है यहाँ पर कि ये दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं, ये सरफेस जो आपका ये सरफेस 1 है और ये ब्लॉक सरफेस 2 है, ये दोनों आपस में कांटेक्ट में आ रहे हैं तब इस पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। ओके, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिकली कांटेक्ट फोर्स बोलेंगे। ओके, और भी कुछ एग्जांपल हैं कांटेक्ट फोर्स के, जैसे आपका मस्कुलर फोर्स हो गया। मस्कुलर फोर्स भी आपका कांटेक्ट फोर्स होता है। क्लियर? इसके बाद जैसे आपका टेंशन फोर्स हो गया, जो किसी थ्रेड में जो टेंशन आता है, टेंशन फोर्स भी आपका क्या होता है, कांटेक्ट फोर्स। ओके, और दूसरा कांटेक्ट फोर्स के अलावा हम लोग एक दूसरे टाइप का जो फोर्स देखते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो थोड़ा सा हम डिस्कस कर रहे हैं कि नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या है, तो थोड़ा नॉन कांटेक्ट फोर्स के भी बारे में हम लोग देखते हैं बेसिकली। क्लियर? तो अगर हम बात करते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स की, तो ऐसा फोर्स जो दो ऑब्जेक्ट के बिना टच हुए ही एक दूसरे पर अप्लाई हो जाए। जैसे आप देखोगे मैग्नेट को, मैग्नेटिक फोर्स, पहले नंबर पे हम देखते हैं मैग्नेटिक फोर्स, जो कि बेसिकली मैग्नेट के बीच में एक्ट करता है। तो जैसे मान ली हमने दो मैग्नेट ले लिया, इसका ये नॉर्थ पोल है और इसका ये साउथ पोल है। ऐसे दूसरा हमारे पास मैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल। क्लियर?
अगर इस मैग्नेट को इस डायरेक्शन में हम मूव करेंगे और इसको इधर मूव करेंगे तो ये दोनों मैग्नेट एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे, मतलब बेसिकली एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। हम लोग को पता होना चाहिए कि अगर सेम उनके पोल को पास मिलाएंगे तो रिपल करेंगे, अगर अपोजिट पोल को हम पास मिलाते हैं तो अट्रैक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, और इसके बगल में एक दूसरा आपका मैग्नेट है, इसका साउथ पोल और ये क्या है आपका नॉर्थ पोल। तो इस सिचुएशन में ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर? तो आपका मैग्नेटिक फोर्स जो होता है बेसिकली वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया। और ऐसे एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स और आपका होता है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है आपका, वो भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। देखोगे सिंपली ग्रेविटेशनल फोर्स कब काम करता है, एक्चुअली में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में ये बताया गया बेसिकली कि दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में उनको अगर कुछ मतलब कहीं भी हम रखते हैं तो उनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। तो जैसे हमने दो ऑब्जेक्ट यहां पर ले लिया, ये m1 है आपका और दूसरा आपका क्या है m2 है, इनके बीच की मान लीजिए डिस्टेंस r है, तो सिंपली ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अपने मास की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और इसको हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। कैसा फोर्स हम लोग बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। यहां पर बेसिकली हमारे समझाने का मीनिंग ये है कि जैसे हमने बताया कि फ्रिक्शन फोर्स एक कॉन्टैक्ट फोर्स है और टेंशन एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, तो बेसिकली हम यहां पर ये भी एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन कौन से होते हैं। जैसे नॉन कॉन्टैक्ट में आपका आ गया ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, आपका मैग्नेटिक फोर्स हो गया, और आपका इलेक्ट्रिक फोर्स भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है बेसिकली, इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है जो चार्ज के बीच में लगता है। हम जानते हैं हमारे नेचर में टू टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। तो पॉजिटिव चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव होगा, और पॉजिटिव निगेटिव के बीच में जो चार्ज फोर्स लगेगा वो क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा। तो ये तो हो गया बेसिकली कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में डिस्कशन। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं थोड़ा फ्रिक्शन के बारे में। ये एक पर्टिकुलर डायग्राम से समझते हैं। यहां पर भी देखिए एक पर्सन है जो इस ब्लॉक को इस डायरेक्शन में पुश कर रहा है, ओके, और उस पर फ्रिक्शन फोर्स इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है। तो इस डायग्राम से भी हम समझ सकते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। ओके, अब हम लोग ये देखेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स बेसिकली कितने टाइप का होता है। ओके, आगे हम लोग ये डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रिक्शन फोर्स कितने टाइप का है। तो देखते हैं हम लोग एक पर्टिकुलर डायग्राम को आप लोग देख रहे होंगे। इसमें सबसे पहले लिखा हुआ स्टैटिक फ्रिक्शन, और दूसरा आपका है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और तीसरे नंबर पे आपका क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है। समझिए ध्यान से, जैसे ये ऑब्जेक्ट रखा गया है और इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स श्योर है उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। बट फोर्स लगने के बाद भी जो है ये ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है, इस ऑब्जेक्ट में मोशन की टेंडेंसी है, मतलब ये मोशन करना चाह रहा है बट इसमें जो है मोशन नहीं है। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो फ्रिक्शन काम करेगा उसको हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। कहने का मतलब एक ऑब्जेक्ट है उसमें मोशन की टेंडेंसी है बट वो मोशन नहीं कर रहा है, तो इस सिचुएशन में उस पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा उसको हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। बट अगर ऐसे कोई ब्लॉक रख दिया जाए, सिंपली मान लीजिए ब्लॉक हमने रख दिया, इस पर हमने कोई फोर्स ही नहीं अप्लाई किया, तो आपसे हम पूछें क्या इसमें ये भी ब्लॉक तो स्टैटिक कंडीशन में है, तो क्या इस पे कोई फ्रिक्शन फोर्स आएगा, तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि इसमें कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं आएगा, इसमें फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू 0 होगी, बिकॉज इस ब्लॉक में कोई टेंडेंसी ही नहीं है मोशन की, कोई भी टेंडेंसी नहीं है। तो फ्रिक्शन फोर्स तभी आएगा जब मोशन की टेंडेंसी होगी, वो मोशन की टेंडेंसी का अपोज करता है, मोशन का अपोज करता है। ओके, तो मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब कि जब किसी बॉडी में मोशन की टेंडेंसी हो बट वो मोशन कर ना रहा हो, उस सिचुएशन में फ्रिक्शन फोर्स जो लगता है उसको हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। ओके, इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, इसके बाद हम देखते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जैसा कि दूसरे डायग्राम में आप देख रहे होगी कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक इंक्लाइंड प्लेन पर स्लाइड कर रहा है। इंक्लाइंड प्लेन मतलब जो कि हमारे हॉरिजॉन्टल एक्सिस से थीटा एंगल पे ऐसे बना हुआ है। क्लियर? अब ये ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगा हुआ है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड कर रहा है।
तो श्योर है इसके अपवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स आएगा, मोशन के अपोजिट फ्रिक्शन फोर्स आएगा। और ये ब्लॉक स्लाइड कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। इसका दूसरा नाम हम लोग डायनेमिक फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं। क्लियर? ये बेसिकली दोनों सरफेस प्लेन है, तो एक प्लेन सरफेस पर दूसरा प्लेन सरफेस बेसिकली स्लाइड करते हुए नीचे जा रहा है, तो उस पर अपवर्ड डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा वो आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारा रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन कब आता है? जब कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट होता है। जैसे सर्कुलर ऑब्जेक्ट का मतलब, जैसे हमारे पास कोई फुटबॉल हो गया, जैसे हमारे पास कोई सर्कुलर डिस्क हो गई, ये हमारे पास फुटबॉल हो गया, या कोई सर्कुलर डिस्क हो गई, ऐसे ऑब्जेक्ट जब रोल करते हैं तब उनके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन काम करता है उसको हम लोग बेसिकली रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। जैसे कि आप डायग्राम में इसमें देख रहे होंगे कि ये ऑब्जेक्ट जो है बेसिकली इस तरीके से रोल कर रहा है, तो इस पे जो फ्रिक्शन आएगा वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आएगा। ओके, इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो सिंपली ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए कि कैसे हम लोग इसको समझेंगे इन सारे फ्रिक्शन को। ओके, ठीक है। इसके बाद हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन तीनों फ्रिक्शन में सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होती है। सबसे ज्यादा वैल्यू आपकी स्टैटिक फ्रिक्शन की होती है, कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन की होती है, कि रोलिंग फ्रिक्शन की होती है। ओके, तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा फ्रिक्शन जो है स्टैटिक फ्रिक्शन की होती है, इसके बाद फिर स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और सबसे कम वैल्यू होती है रोलिंग फ्रिक्शन की। तो इसके ऑर्डर को आप लोग याद रखो, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू सबसे ज्यादा, और इसके बाद आपके स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी, और इसके बाद आपके रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू सबसे कम होती है। ठीक है, तो ये हमको ये पता चल गया कि फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन कितने टाइप के होते हैं। अब इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज को हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो कुछ डायग्राम से आपको और भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि फ्रिक्शन फोर्स के क्या क्या एडवांटेज हैं। ओके, तो सिंपली आप देख रहे होगे एक डायग्राम यहां पर बना हुआ है, एक पर्सन जो है वॉकिंग कर रहा है। ये पर्सन जो है वॉकिंग क्यों कर पा रहा है? ड्यू टू फ्रिक्शन। अगर ये फ्रिक्शन ना होता तो ये पर्सन जो है वॉकिंग नहीं कर सकता था, वो आगे नहीं मूव कर सकता। तो मतलब ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन ही जो है हमको अपवर्ड डायरेक्शन में एक आगे की तरफ, मतलब हमको एक फोर्स प्रोवाइड करता है आगे की तरफ मोशन करने के लिए। ओके, तो इस पर्टिकुलर डायग्राम से आपको ये क्लियर हो रहा होगा। ओके, अब हम लोग एक दूसरे डायग्राम से समझते हैं फ्रिक्शन का क्या एप्लीकेशन है। ओके, जैसे आप लोग देख रहे होंगे इस पर एक ये स्क्वायरल है, एक गिलहरी है जो कि एक ट्री पर ऊपर जो है आपको चढ़ रही है। अगर इसमें फ्रिक्शन ना होता तो इस पे चढ़ नहीं सकती थी। ओके, ये इसका दूसरा एग्जांपल हो गया। ओके, तो हम लोग ऐसे बता सकते हैं कि फ्रिक्शन के बहुत सारे एडवांटेज हैं। अगर हम लोग जो है चौक से बोर्ड पर लिख रहे हैं, ब्लैक बोर्ड पर, तो ड्यू टू फ्रिक्शन। अगर वॉकिंग कर रहे हैं, ड्यू टू फ्रिक्शन। और इसके बाद अगर कोई 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, वो रोड पर मूव कर रही है, दिस इज ड्यू टू फ्रिक्शन। कहने का मतलब फ्रिक्शन ही फोर्स हमें आगे मूव करने के लिए एक जो है आगे के डायरेक्शन में हमको फोर्स प्रोवाइड करता है, आगे के डायरेक्शन में मूव करने के लिए। ओके, तो ऐसे आप बोल सकते हो। क्लियर? तो ये सब इसके एडवांटेज हैं। अब इसके थोड़ा हम लोग डिसएडवांटेज के भी बारे में हम लोग देखते हैं कि इसके क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं। अब फ्रिक्शन फोर्स के डिसएडवांटेज पे आप जाओगे तो सिंपली फ्रिक्शन फोर्स के बहुत सारे आपके डिसएडवांटेज हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं सिंपली, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से जो है बहुत ज़्यादा पावर लॉस होता है। जैसे बहुत सारी मशीनरीज हैं इंडस्ट्री में, कारखानों में, तो वहाँ पे क्या होता है, उनमें बहुत सारे स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, वहाँ पर बहुत सारा रोटेटिंग फ्रिक्शन होता है। तो इसकी वजह से पावर लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है हमारे इंडस्ट्री का। मतलब हमारा जो है बेसिकली हमारी एनर्जी सही तरीके से यूज नहीं हो पाती, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फ्रिक्शन होने की वजह से पावर लॉस बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे आप लोग समझ लोगे, तो इसको आप लिखोगे पावर लॉस की प्रॉब्लम होती है। दूसरा, बियर टीयर और ब्रेकेज के प्रॉब्लम आ जाते हैं। फ्रिक्शन की वजह से बहुत सारे हमारे पार्ट्स जो है टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, उनमें बियरिंग की प्रॉब्लम आने लगती है। ओके, तो ये सब बहुत सारे ऐसे
प्रॉब्लम्स हैं जो फ्रिक्शन की वजह से क्रिएट हो जाते हैं। ओके, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स हमारे लिए एडवांटेजियस होने के साथ साथ क्या है, डिसएडवांटेजियस भी है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि फ्रिक्शन फोर्स को हम लोग कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, किस किस तरीके से फ्रिक्शन फोर्स को हम रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स को बेसिकली हम लोग, कुछ हमारे पास तरीके हैं, जैसे लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन का यूज करके हम लोग फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। लुब्रिकेशन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए दो सरफेस हैं, उनके बीच में मान लीजिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन या रोटेटिंग फ्रिक्शन काम कर रहा है, तो एक लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसको लुब्रिकेटिंग ऑयल को क्या करेंगे, हम लोग इंसर्ट कर देंगे, तो उनका सरफेस जो हो जाएगा वो स्मूथ हो जाएगा और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो आप लोग लुब्रिकेशन बोल सकते हो। लुब्रिकेशन के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, लुब्रिकेशन के थ्रू हम लोग फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे हमारा है, आप लोग यूज कर सकते हो बॉल बियरिंग्स। जो भी पार्ट्स हैं हमारे, उसमें आप बॉल बियरिंग का यूज करिए। बॉल बियरिंग का यूज इसलिए हम लोग करते हैं, हम लोग को पता होना चाहिए कि जो हमारा जो बेसिकली जो रोलिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होती है वो हमारे स्टैटिक फ्रिक्शन से और स्लाइडिंग फ्रिक्शन से बहुत कम होती है, तो हम लोग बॉल बियरिंग का यूज कर सकते हैं। ओके, और स्मूथ सरफेस का भी यूज कर सकते हैं बेसिकली फ्रिक्शन को कम करने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ मेथड हैं जिस तरीके से हम लोग फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। अब एक टाइप के थोड़े से फ्रिक्शन को मैं और डिस्कस करूंगा कि बेसिकली फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है और इसको हम लोग कैसे कम करेंगे। क्लियर, तो हम यहां देखते हैं कि फ्लूइड फ्रिक्शन क्या है। एक्चुअली में जब कोई ऑब्जेक्ट जो है फ्लूइड के अंदर मूव करता है, जब कोई ऑब्जेक्ट फ्लूइड के अंदर मूव करता है तो उस पर भी एक फ्रिक्शन फोर्स काम करता है। जैसे मान लीजिए कोई शिप है, वो वाटर के अंदर फ्लोट कर रही है, हमारी एरोप्लेन है, मान लीजिए वो जो है स्पेस में फ्लाई कर रही है, ओके, या स्पेस में मूव कर रही है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे उस पर भी एक फ्रिक्शन फोर्स काम करता है, तो उस फ्रिक्शन को हम लोग ड्रैग फोर्स बोलते हैं। कहने का मतलब आप ऐसे समझ लो कि फ्लूइड के अंदर जो फ्रिक्शन काम करता है उसको हम लोग ड्रैग फोर्स बोलते हैं। अब फ्लूइड के अंदर दोनों चीजें आती हैं, उसमें लिक्विड भी आता है और एयर भी आती है। ओके, तो सिंपली आप लोग ऐसे समझ लो कि फ्लूइड के अंदर जो फ्रिक्शन काम करता है उसको हम लोग फ्लूइड फ्रिक्शन और ड्रैग फोर्स बोलते हैं, और फ्लूइड फ्रिक्शन को भी हम कम कर सकते हैं। एक बहुत फेमस टर्म है स्ट्रीम लाइनिंग शेप, मतलब फ्लूइड में जो ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा होता है, एयर में जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है, उसके शेप को हम लोग स्ट्रीम लाइनिंग शेप की तरह डिजाइन करते हैं। स्ट्रीम लाइनिंग एक ऐसा शेप है जो फ्लूइड फ्रिक्शन को कम करता है। जैसे जो एरोप्लेन का जो शेप होता है बेसिकली वो स्ट्रीम लाइनिंग टाइप होता है, जैसे फिश का शेप नेचुरली स्ट्रीम लाइनिंग टाइप का होता है। ओके, और हमारा जो हेलीकॉप्टर है उसका भी शेप क्या होता है, स्ट्रीम लाइनिंग टाइप होता है। स्ट्रीम लाइनिंग शेप होने से क्या होता है कि उस पर जो फ्लूइड का फ्रिक्शन लग रहा होता है वो बहुत कम हो जाता है, मिनिमम हो जाता है। इससे पावर लॉस क्या होती है, बहुत कम होती है। ओके, तो आप लोग से क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि फ्लूइड फ्रिक्शन को हम लोग कैसे कम कर सकते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा यूजिंग स्ट्रीम लाइनिंग शेप। अब इसके कुछ एग्जांपल स्ट्रीम लाइनिंग शेप के कौन कौन से हैं, जैसे एरोप्लेन हो गया, आपका फिश का शेप हो गया, और इसके बाद हेलीकॉप्टर हो गया। तो ये सब सारे जो शेप होते हैं वो ये किस तरीके के होते हैं, स्ट्रीम लाइनिंग टाइप। ओके, तो ये सारे पॉइंट थे जो मुझे डिस्कस करना था बेसिकली। अब एक बार मैं पूरे टॉपिक को फिर से समराइज करने जा रहा हूं। देखिए आप लोग ध्यान से कि क्या मैंने अभी तक आपको डिस्कस किया। सिंपली यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, एक्चुअली में मैंने इस पूरे टॉपिक फ्रिक्शन में बताया कि फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है। तो फ्रिक्शन फोर्स बेसिकली किसी ऑब्जेक्ट के मोशन का अपोज करता है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, फ्रिक्शन फोर्स एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, और नेचर में टू टाइप के फोर्स पॉसिबल हैं आप लोगों के, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट में बॉडीज टच में आती हैं, नॉन कॉन्टैक्ट में बॉडीज टच में नहीं आती हैं। ओके, इसके बाद हम देखते हैं कि कितने टाइप का फ्रिक्शन है। तो उसमें हमने बताया आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, और क्या है, रोलिंग फ्रिक्शन है। क्लियर। इसके बाद मैंने डिस्कस किया फ्रिक्शन हमारे लिए कैसे एडवांटेजियस है, कैसे डिसएडवांटेजियस है। मैंने कुछ एग्जांपल से आपको बताया कि रोड पर अगर कोई पर्सन वॉकिंग कर रहा है तो दिस इज ड्यू टू फ्रिक्शन। अगर हम लोग बोर्ड पर लिख रहे हैं, दिस इज ड्यू टू फ्रिक्शन।
पेन से कॉपी पर लिख रहे हैं, दिस इज ड्यू टू फ्रिक्शन। ओके, ये सब इसके एडवांटेज हो गए। डिसएडवांटेज में फ्रिक्शन की वजह से पावर लॉस बहुत ज़्यादा होता है इंडस्ट्रीज में, इसलिए हम अपने मैक्सिमम एनर्जी को यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। ओके, और फ्रिक्शन की वजह से टीयर वियर की प्रॉब्लम आती है, किसी ऑब्जेक्ट के ब्रेक होने के चांसेज बढ़ जाते हैं, तो ये सब इसके डिसएडवांटेज हो गए। और फ्रिक्शन को हम कैसे कम कर सकते हैं, तो बाई लुब्रिकेशन, लुब्रिकेटिंग ऑयल का यूज कर सकते हैं, और इसके बाद बॉल बियरिंग का हम लोग यूज कर सकते हैं, और फ्लूइड फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम लोग स्ट्रीम लाइनिंग शेप का यूज करते हैं। ओके, तो ये सारे पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। ओके, थैंक यू।